जो है वो बताया जाता है और ये टीटीपी का चौथा अमीर बताया जाता है। इसका ताल्लुक जो है वो मच्छी खेल ज़फ़र खेल जनूबी वज़ीरिस्तान से था, वहाँ पे इसकी पैदाइश हुई थी और उसके बाद बाकायदा तौर पे इसने 1996-97 के अंदर जो है वो मज़ार शरीफ के अंदर जो है वहाँ पे सर्व किया था। उस वक्त जो नदन अलायंस थी उसके खिलाफ जो तालिबान की एक ऑफेंसिव चल रही थी, उसके अंदर नूर वली मसूद ने वहाँ से जो है वो मिलिटेंसी का जो आगाज़ हुआ वो यहाँ से उसने आगाज़ किया था। उसके बाद बताया जाता है कि 2001 में 9/11 के बाद जो है वो जब 2001 के अंदर अमरीकी फोर्सेस ने जब अफगानिस्तान के ऊपर हमले शुरू किए तो तब भी इसने तालिबान के साथ जो है वो उनके रैंक्स के अंदर वहाँ पे एज अ फाइटर जो है इसने काम किया। बाद में 2003 में इसने महसूद फैक्शन जो है उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था, तालिबान को जो महसूद फैक्शन है उसको इसने ज्वाइन कर लिया था। बाद में इसकी जिम्मेदारियां जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो ख़ास तौर पर आप जानते हैं कि उस वक्त जो है परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, तो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द कार्रवाइयों का सिलसिला जो है इनकी जानिब से शुरू किया गया और उसके अंदर बताया जाता है कि जनाब 2013 से लेकर 2015 के दरमियान जो है वो कराची का जो एरिया था वो इसको दिया गया था कि वहाँ पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करनी है, जिसमें अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी, पैसों के लिए मुख्तलिफ बैंकों को लूटना, ये सारी चीज़ें इनसे एट्रीब्यूट की जाती हैं कि ये सब कुछ ये करते थे। उसके बाद ये खालिद महसूद जो है उसके डिप्टी के तौर पे जो है ये काम करते रहे और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि 2007 में इन्होंने जो है वो एक आगे चल के जो है वो एक किताब भी लिखी थी और वो किताब जो है वो बाद में रिलीज़ हुई थी और उसके अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जिस तरह टीटीपी की जानिब से टारगेट किया गया था उसकी सारी तफसीलात जो हैं उस किताब के अंदर लिखी गई थी। बाद में बताया जाता है कि जनाब जून 2018 में जब उस वक्त का टीटीपी का जो अमीर था मौलाना फजलुल्लाह, वो जब एक ड्रोन हमले में उसकी हलाकत होती है तो उसके बाद इनके पास जो है वो जिम्मेदारियां आ जाती हैं और इनको जो है वो टीटीपी का अमीर बना दिया जाता है। 2019 में अमेरिका जो है वो इन्हें एक दहशतगर्द डिक्लेयर करता है और 2020 में अक़वाम मुत्तहिदा की जो सैंक्शन लिस्ट है उसके अंदर भी जो है वो नूर वली महसूद का नाम जो है वो डाल दिया जाता है। उसके बाद मार्च 2025 के अंदर टीटीपी की जानिब से पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के अफवाज हैं और पाकिस्तान के जवान हैं उनको टारगेट करने के लिए टीटीपी की जो अलखंदक एक कैंपेन थी उसका मास्टरमाइंड जो है वो ये नूर वली महसूद ही था और अब जो ये जो हमला हुआ है इसके अंदर बताया जाता है कि इसकी हलाकत हो चुकी है, बट इट इज स्टिल अनकन्फर्म्ड बिकॉज ऑब्वियसली पाकिस्तान के हवाले से जो है वो अभी तक इसका कोई ऑफिशियल वर्जन अभी तक नहीं आया है। साथ ही साथ ये बताया गया कि सिर्फ नूर वली महसूद को जो है वो टारगेट नहीं किया गया बल्कि इसके दो मुमकिना जो जानशीन थे जिसमें कारी सैफुल्लाह महसूद और खालिद महसूद, शायद वो भी इस हमले के अंदर जो है वो मारे जा चुके हैं। तो ये तीन अफराद के बारे में फ़िलहाल खबरें आ रही हैं, बट एज आई से इट अगेन इट इज़ अनकन्फर्म्ड। हमने अफगानिस्तान की जो मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उनके भी वेबसाइट चेक किए हैं, उन्होंने अभी तक इसके ऊपर बात नहीं की है, लेकिन जो लोकल रिपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद हैं ऑन ग्राउंड उनकी जानिब से ये खबरें आ रही हैं। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि कुछ मुतज़ाद इतलात ये भी हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एयर स्ट्राइक्स नहीं थी बल्कि ऑन ग्राउंड भी जो पाकिस्तान के एसेट्स मौजूद हैं, जो किल टीम्स जिसे कहा जाता है, उन्होंने भी इस ऑपरेशन के अंदर पूरी तरह हिस्सा लिया है। और आमतौर पे ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं, जब किसी को आपने टारगेट करना होता है तो उसके लिए ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। वो बेसिकली मार्क करते हैं, वो जीपीएस लोकेशंस का जो है वो पता बताते हैं और उसके बाद जो है वो मिसाइल की स्ट्राइक्स जो हैं, चाहे वो ड्रोन के जरिए हो या फाइटर जेट्स के जरिए हो, वो इस तरह मुमकिन होती हैं। तो इसके अभी तक जो इतलात आई हैं उसके मुताबिक जो गैर मुसद्दिका इतलात हैं वो यही हैं कि जनाब ये 3 अफराद जो हैं वो इसके अंदर टारगेट किए गए हैं। दूसरी बात यह कि जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये आधी रात से भी आगे का वक्त हो चुका है और अभी भी इस वक्त भी ये खबरें आ रही हैं कि स्ट्राइक्स का सिलसिला जारी है और ये भी बताया जा रहा है कि सिर्फ ये 2 शहर नहीं है बल्कि ये दीगर भी टीटीपी के जो मुख्तलिफ हाइड आउट्स वहाँ पर मौजूद हैं या कंपाउंड्स मौजूद हैं या मुख्तलिफ जो उन्होंने एरियाज डेजिग्नेट किए हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल साथ, उन्हें भी जो है शायद टारगेट किया गया है। मैंने जिस तरह अभी आपको बताया कि अभी तक जो है वो ऑफिशियली इसके ऊपर कोई अनाउंसमेंट जो है वो पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से नहीं की गई, तो वहाँ पे यही खबर आई है कि आज 2:30 बजे पेशावर के अंदर जो है वो कोर कमांडर जो पेशावर कोर है वहाँ पे DGISPR की जानिब से जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ उनकी जानिब से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और मुमकिन तौर पर वो इस पूरे ऑपरेशन के हवाले से जो है वो तफसीलात शेयर करेंगे कि किस तरह ये पूरा ऑपरेशन जो है वो किया गया है। लेकिन ऑब्वियसली जब तक एक ऑफिशियल वर्जन जो है इस मामले पर नहीं आ जाता, इट इज़ टू अर्ली टू से। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये स्ट्राइक्स इसकी जो टाइमिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है 2 वजूहात की वजह से। एक तो ये कि इस वक्त जो अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पहली दफ़ा इस वक्त भारत के दौरे पे हैं और हम ये बात जानते हैं कि टीटीपी के हवाले से उनका अक्सर औकात जो है वो पाकिस्तान हमेशा अपना ये स्टांस रखता रहा है कि टीटीपी को जो फंडिंग है, टीटीपी को जो प्लानिंग है, उसमें भारतीय इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा नजर आता है और पाकिस्तान जो है वो तालिबान की हुकूमत को बार बार ये कहता रहा है कि हमारे यहाँ पे हमारी सरजमीन पे दहशतगर्दी के जो हमले होते हैं
उनकी फैसिलिटेशन जो है वो बंद की जानी चाहिए, इन लोगों का एहतसाब होना चाहिए, इनको कानून के कटघरे में लाके खड़ा करना चाहिए। लेकिन तालिबान गवर्नमेंट ने जो है इसके ऊपर कभी भी कान नहीं धरा। अब जब जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं मुत्तकी, वो पहली दफ़ा भारत के दौरे के ऊपर इस वक्त हैं, उन्होंने अभी पिछले 24 घंटे के अंदर ही जो है वो भारत में पहली दफ़ा लैंड किया है। सो आप ये मतलब इसको कह सकते हैं कि पहला तालिबान फॉरेन मिनिस्टर है जिसने जाके अभी अभी भारत के अंदर लैंड किया है, और उसी वक्त जो है वो पाकिस्तान की जानिब से ये स्ट्राइक्स जो हैं वो की गई हैं। एंड दिस सेंड्स अ मैसेज कि इस खित्ते के अंदर जो है वो ऐसा नहीं हो सकता कि दो मुख्तलिफ ममालिक, खासतौर पर अफगानिस्तान और भारत जो है वो मिलकर कोई इस किस्म की जो है वो ऑपरेशंस करें या ऐसी कोई हरकत करें कि जिसमें पाकिस्तान के अंदर जो है वो अनरेस्ट हो। तो पाकिस्तान ने अपनी जो डोमिनेंस है वो इन स्ट्राइक्स के जरिए जो है वो शो की है और बताया है कि दहशतगर्दी जो है वो मजीद बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी इस वक्त जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी मुख्तलिफ एरियाज के अंदर जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें यह खबर भी आई है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके और अगज़ई में दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करते हुए 30 दहशतगर्द जो हैं उन्हें भी कल हलाक किया गया है। और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और 9 जवानों की शहादत में मुलविस दहशतगर्दों को अब जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ये बहुत बड़ा लॉस था पाकिस्तानी जवानों का, पाकिस्तानी जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनका, और उसका जो है वो बदला ले लिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि औरंगज़ई हमले में मुलविस बड़ी तश्कील के तमाम 30 दहशतगर्द अपने अंजाम को पहुंचा दिए गए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क भर से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो है वो अपुरज़म है। एक रोज कबल औरंगज़ई में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 11 जवान जो है वो शहीद हुए थे, जबकि जवाबी कार्रवाई में फोर्सेज ने अब तक 19 दहशतगर्दों को जो है वो हलाक कर दिया है। तो पाकिस्तान के अंदर जो है हालिया आप देख रहे होंगे कि कई महीनों के अंदर जो है वो दहशतगर्दी की जो लहर है उसमें इजाफा हुआ है, और पाकिस्तान इसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस जो है वो ले रहा है कि अब मजीद ये दहशतगर्दी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी ये फौज नहीं बल्कि सिविलियंस को भी जो है इन दहशतगर्दों की जानिब से टारगेट किया गया है, और पाकिस्तान ने इसीलिए जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली ये स्ट्राइक्स की हैं अफगानिस्तान के इन 2 बड़े शहरों के अंदर। तो अब देखते हैं कि आज जब 2:30 बजे आईएसपीआर की जानिब से, डीजी आईएसपीआर की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें क्या तफसीलात जो है वो शेयर की जाएंगी। एक मैंने आपको बताया था कि टाइमिंग के हवाले से इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भारत के दौरे पे हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अफगानिस्तान की जो फुटबॉल टीम है वो भी इस पर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और कल ही उसने पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो अपना फुटबॉल का पहला मैच खेला था और वो एक गोल से जो है वो टाई हुआ था। तो अफगानिस्तान की टीम जो है वो इस वक्त यहाँ पे आई हुई है और उसी दौरान जो है ये वाकया पेश आया है। दूसरी बात ये कि मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि इस वक्त बॉर्डर के ऊपर या बॉर्डर पार ये सब कुछ हुआ है। अब ये भी अभी कंफर्म नहीं है कि ये जो अगर फाइटर जेट्स जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व थे तो उसके अंदर कौन से जहाज़ों को इस्तेमाल किया गया है, क्या F-16 या JF-17 या J-10s, अभी हमें नहीं पता कि जहाज़ कौन से हैं जिनको इस्तेमाल किया गया है। मैंने क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी, मैंने कोशिश की कि अपने सोर्सेज से जो है मैं ये कंफर्म कर सकूँ, लेकिन अभी तक मजीद तफसीलात मेरे पास नहीं है। मैं कोशिश करूँगा, मैंने जिस तरह आपको भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग के दौरान भी 1-1 मिनट की मैंने डिटेल्स दी थी, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा अगले व्लॉग में जो है इसकी सारी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूं कि इस ऑपरेशन के अंदर कितने ड्रोन्स थे, कितने जहाज थे जो इन्वॉल्व थे इस ऑपरेशन के अंदर। और जाहिर बात है ये कोई एक दिन का प्लान नहीं होता, इसको कई हफ्तों से जो है वो प्लान किया जाता है और उसके बाद इसे एक्सिक्यूट किया जाता है। दूसरी बात ये कि मैंने शुरू में आपको बताया कि पाकिस्तान के भी 2 शहर जो हैं वो इस वक्त बड़े हाई अलर्ट के ऊपर हैं, लेकिन उसकी वजह अफगानिस्तान की ये कार्रवाई नहीं है, बल्कि आज का दिन जो है वो बड़ा सेंसिटिव इस हवाले से है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से जो है वो ये फैसला कर लिया गया है, ऐलान कर लिया गया है कि नमाज जुमा के बाद जो है उनका लॉन्ग मार्च शुरू होने जा रहा है, जो लाहौर से शुरू होगा उनके मरकज़ से, और वो चलता हुआ जाएगा इस्लामाबाद। और ख़ास तौर पे पिछले 24 घंटे में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुख्तलिफ कारकुनों को जो है पाकिस्तान भर में जो है वो गिरफ्तार भी किया गया है, उनके अगेंस्ट एक क्रैकडाउन जो है वो जारी है। उनके मरकज़ के ऊपर जो है वो पंजाब पुलिस की जानिब से कल रात को जो रात गुजर गई उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले वाली रात की बात कर रहा हूँ कि 6 दफ़ा जो है वो मुख्तलिफ रेड्स की गई थी, और उस दौरान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये कहना है कि हमारे 2 कारकुन जो हैं वो शहीद हुए हैं और 15 वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके जो कारकुन है वो शदीद ज़ख्मी हैं, और जबकि 50 जो हैं वो ज़ख्मी हैं, लेकिन 15 जो है वो शदीद ज़ख्मी हैं। दूसरी बात ये कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो ये क्लेम कर रही है, वो ये डिमांड कर रही है कि हमारे साथ हुकूमत की जानिब से किसी ने अभी तक कोई मुज़ाकरात नहीं किए हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो टेबल के ऊपर बैठ के भी जो सब कुछ किया जा सकता था, लेकिन मामले को जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप कर दिया गया है। अब जो ताज़ा तरीन इतलात हैं वो ये हैं कि मैंने कल जो हमारा सुबह व्लॉग आया था मैंने उसके अंदर आपको ये डिटेल्स बताई थी कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर कंटेनर्स रख दिए गए हैं, और
जेलम के पुल के पास भी जो है वो कंटेनर्स रख दिए गए हैं। अब मेरी इत्तलात के मुताबिक उन कंटेनर्स को जो है वो ब्लॉक किया जा रहा है और मुख्तलिफ रस्तों को जो है वो कंटेनर्स रख के फिलहाल ब्लॉक किया गया है। मुझे नहीं पता, हो सकता है जब तक मेरा वीलॉग आए तब तक शायद हो सकता है उन्हें खोल दिया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली जुमे का दिन है और बहुत से लोगों ने जो अपने दफ्तर भी जाना है, स्कूल्स भी जाना है, सो वी डोंट नो व्हाट हैपेंस। लेकिन साथ ही साथ एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि इस्लामाबाद के अंदर जो है वो जो मोबाइल इंटरनेट सर्विस है उसे बंद कर दिया गया है। इस वक्त उसे कल रात को ही जो है उसका ये नोटिफिकेशन आया है और उसको फिलहाल बंद कर दिया गया है। सो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और हो सकता है कि अगर ये मार्च अगर शुरू हो गया, उससे पहले कोई मुज़ाकरात के हवाले से कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका, तो हो सकता है कि दीगर शहरों या कम से कम उस रूट के ऊपर भी जो है ये इंप्लीमेंट कर दिया जाए। तो सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर यहाँ पे इस वक्त हाई अलर्ट हैं और कोशिश की जाएगी हमारी इत्तलात के मुताबिक कि जो पंजाब पुलिस है वो इस मार्च को शुरू ही ना होने दें। अब इससे पहले भी जब तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानिब से इस तरह के मार्चेस किए गए हैं तो उस वक्त की हुकूमतों ने जो है इससे भरपूर तरीके से इसे रोकने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन इसके बावजूद जो है वो उनके कारकुन जो है वो आगे जाने में कामयाब हो जाते थे। अब ये नमाज जुमा के बाद जो है ये सिलसिला शुरू करेंगे और लाहौर से निकल के जो है इनका इस्लामाबाद का रूट है। अब उनका एक और ये क्लेम है कि जनाब वहाँ पे हमें बेशक डिप्लोमेट एनक्लेव के अंदर हमें ना जाने दें, हम वहाँ पे अंदर एंटर नहीं होते क्योंकि वहाँ पे और भी एम्बेसीज हैं, लेकिन कम से कम हमें शारे दस्तूर के ऊपर जो है वो एहतजाज करने की इजाज़त दी जाए। जबकि हुकूमत का ये कहना है कि ऐसा किसी सूरत नहीं हो सकता कि हम आपको रेड जोन के अंदर आने दें। वो जो पूरी शारे दस्तूर है वो रेड जोन के अंदर आती है और हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। जारी बात है वहाँ पर और भी बड़ी बिल्डिंग है, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, प्रेसिडेंट हाउस है, पाकिस्तान का जो दफ्तर खारजा और वजारत ख़जाना, सेनेट, ये पार्लियामेंट, ये सब कुछ जो है वो उन्हीं लाइन के ऊपर उसी सड़क के ऊपर जो है वो मौजूद है। तो इसे किसी सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सो अगले जो 12 घंटे हैं ये बड़े सेंसिटिव हैं और अल्लाह करे सब खैर खैरियत से रहे, कोई खून खराबा ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली ज़हन में रखिएगा एट द एंड ऑफ द डे सब पाकिस्तानी हैं, चाहे वो पुलिस के जवान हों, जो वो भी जख्मी हुए हैं। पुलिस के जवानों के बारे में भी खबरें आई कि उनके ऊपर जब पथराव किया गया तो उनका ये क्लेम है कि जी हमें तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो कारकुन हैं उन्होंने डंडों से हमले किए हैं और पत्थर फेंके गए हैं। तो इसमें पुलिस वालों की भी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो जख्मी हुई है। अफसोस की बात यह है कि दोनों साइड के ऊपर जो है वो पाकिस्तानी है। बेहतर है कि इस चीज़ को जो है वो बैठ के रिजॉल्व किया जाए, मुज़ाकरात के जरिए जो है वो रिजॉल्व किया जाए, या उनको कोई जगह कम से कम डेजिग्नेट कर दी जाए कि वो अपना जो एहतजाज करना चाहते हैं वो एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। क्योंकि इससे पहले जमात इस्लामी की जानिब से भी जो है वो एहतजाज किया गया था, गजा के हवाले से उनकी जानिब से भी एहतजाज किया गया था, लेकिन उसके बाद एहतजाज करके वो मामला जो है वो खत्म हो गया था। सियासत के मैदान से भी ये खबर जो है वो आपके साथ शामिल करना चाहेंगे और वो ये है 24 घंटे से ज़्यादा वक्त जनाब अब गुजर चुका है और अली अमीन गंडापुर साहब का इस्तीफ़ा जो है वो कि लगता है रास्ते में गुम गया है। वो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर ये है कि गंडापुर साहब ने जो है वो अपना इस्तीफ़ा सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट के ऊपर डाला, लेकिन बेसिकली जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि सिर्फ आपने उसे पब्लिक नहीं करना होता या आपने जाके बैरिस्टर गौहर को नहीं देना होता। आपका बेसिकली जो एक कानूनी तरीकाकार है वो ये होता है कि आप जाके उसे गवर्नर को देते हैं। अब जो गवर्नर हैं कुंडी साहब, फैसल करीम कुंडी साहब, वो ये कह रहे हैं कि जनाब मुझे तो इनका इस्तीफ़ा मिला ही नहीं है। तो अब इस्तीफ़ा आएगा, इस्तीफ़ा आने के भी उसके बाद 48 घंटे का टाइम होता है जब उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद हो सकता है। तो कुंडी साहब ने कम से कम कल रात तक जो है वो ये क्लेम किया कि मुझे किसी किस्म का कोई इस्तीफ़ा नहीं मिला। जबकि शेख वकास अकरम साहब की जानिब से जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं PTI के, उन्होंने एक्चुअली उसकी रिसीविंग जो है वो अपने ट्वीट के जरिए, ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, उन्होंने शेयर की कि जी हम ऑलरेडी ये सबमिट करा चुके हैं, गवर्नर हाउस जो है उसकी रिसीविंग हमें दे चुका है कि हाँ जी हमें वो रिसीव हुआ है। अब गंडापुर साहब की जानिब से जो है वो कल मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस को जो है वो इशाया भी दिया गया, वहाँ पे मीडिया से भी उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी मैं अपने ओहदे से ऑलरेडी इस्तीफ़ा दे चुका हूँ, मैं इमरान खान साहब की अहकामात के ऊपर अमल दरामद करते हुए मैंने सब कुछ कर दिया है। अब ये बिला वजह की ड्रामेबाजी ना की जाए, मेरा इस्तीफ़ा जो है वो आप उसे एक्सेप्ट करें और मेरी जान खलासी करें, मैं जाना चाहता हूँ। सो उनके इस्तीफ़े को लेकर जो है वो अभी भी बड़े डाउट्स हैं कि क्या वाकई वो इस्तीफ़ा मिला है या नहीं मिला या कब मिलना है। और दूसरी बात एक नई चीज़ जो ख़ास तौर पर कल अताउल्लाह तारड़ की जानिब से और इख्तियार वली जो दोनों मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनकी जानिब से एक बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और वो थी सुहेल आफरीदी के हवाले से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए नामजद करदा वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं। उनके बारे में ये कहा गया कि जनाब इनके जो है वो दहशत गर्दों से ताल्लुक़ हैं और इनके तालिबान के साथ जो है वो ताल्लुक़ है और इनका ताल्लुक़ जो है वो मुराद सईद ग्रुप से बताया जाता है। तो इनको किसी सूरत जो है वो हम वज़ारत आला की कुर्सी तक नहीं पहुँचने देंगे। अब जाहिर बात है यू हैव टू एक्सेप्ट दिस कि अभी तक वो कन्विक्टेड नहीं है, किसी केस में वो कन्विक्टेड नहीं है। तो जब तक अगर उनकी कन्विक्शन नहीं होती तो फिर आप उनको रोकेंगे किस तरह? वो ऑलरेडी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैं, वो गंडापुर साहब के मुशीर रह चुके हैं, उसके बाद वो फुल टाइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ISF से उनका ताल्लुक है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से, नौजवान है, 36 साल उनकी उम्र है। तो उनका रास्ता किस तरह रोका जाएगा? अब जाहिर बात है रास्ता रोकने के दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो कानूनी रास्ता हो सकता है या जमहूरी रास्ता हो सकता है। जमहूरी रास्ता क्या होगा कि जाहिर बात है आपकी नंबर गेम अगर पूरी ना हुई, ऑपोजिशन की PTI की जो नंबर गेम है अगर वो पूरी ना हुई तो फिर आप रास्ता रोक सकते हैं, या फिर कानूनी तौर पर जो है उनके अगेंस्ट अगर कोई किसी केस का